हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लेक्चर नंबर 2 में, वीडियो नंबर 2 में हम लोगों ने किया था कूलम्स लॉ और उसे रिप्रेजेंट किया था वेक्टर फॉर्म में, राइट। और कूलम्स लॉ में हम लोगों ने ये कहा था भाई अगर किसी भी मीडियम में कोई भी दो चार्जेस r डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो इनके ऊपर फोर्स लगता है k q1 q2 अपॉन r क्यूब इनटू r कैप। ये वेक्टर फॉर्म की। और यहाँ पे हम लोगों ने कहा था भाई ये जो k कांस्टेंट है इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। बस तो आज हमारी जो बातचीत होगी वो सिर्फ k के बारे में, ठीक है। बहुत छोटा सा लेक्चर है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, देखते हैं इसको जल्दी से। बहुत हलवा सा है। k को हम डिफाइन कैसे करते हैं? k को हम डिफाइन करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये e नहीं है भैया, ये क्या है? एप्सिलॉन। इट इज कॉल्ड एप्सिलॉन। और इस एप्सिलॉन को हमने नाम दिया है एप्सिलॉन। तो इसको हम कॉल करते हैं, इट इज द नेम फॉर इट, बट बेसिकली इट इज कॉल्ड permittivity of the medium. Basically it is called permittivity of medium. कौन सा मीडियम? जिस मीडियम में दोनों चार्ज पार्टिकल या एक से ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स रखे गए हैं, ठीक है। तो ये परमिटिविटी एक्चुअली है क्या? परमिटिविटी एक्चुअली है क्या? नाम से तो ऐसा लगता है ये किसी चीज को परमिट कर रही है, राइट, ठीक है। बट एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग जब चेक किया गया तो ये मालूम पड़ा कि मोर इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी अगर ज्यादा है, लेसर इज फोर्स। फॉर्मूले से भी अगर हम देखें तो यहाँ फॉर्मूले से हम क्या देख रहे हैं? k की जगह अगर मैं एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन रखता हूँ q1 q2 अपॉन r क्यूब डॉट r कैप, तो यहाँ हम देख रहे हैं फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। और आइडियली होता भी ऐसे ही है। मीडियम की परमिटिविटी जितनी ज्यादा फोर्स उतना कम। परमिटिविटी जितनी ज्यादा फोर्स उतना, यानी ये फोर्स को तो परमिट नहीं करी, परमिट, राइट। नाम तो बड़ा अच्छा सा है, परमिट कर रही है। मतलब ये कुछ ऐसी बात हो गई जैसे हमने कहा भाई भगवान दास नाम का आदमी विलेन का रोल कर रहा है। भगवान दास है और ये विलेन का रोल कर रहा है, तो भैया ये तो बात वैसी हो गई। ये परमिट करने का काम कर रहा है लेकिन फोर्स को रिड्यूस कर रहा है। परमिट करने का काम कर रहा है लेकिन फोर्स को रिड्यूस कर रहा है, राइट। तो है क्या बेसिकली परमिटिविटी? व्हाट इट इज परमिटिंग एंड हाउ इट इज permitting, right? Let us see what permittivity actually is, how we define it. This actually is a property, definitely medium dependent है तो property तो होनी चाहिए, ठीक है। तो permittivity क्या है भाई? Permittivity actually is a property of, किसकी प्रॉपर्टी होगी भाई? मीडियम कर रहा है ना ऐसा काम, तो मीडियम, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के कारण मीडियम क्या करता है? ड्यू टू विच, परमिट तो करता ही, ड्यू टू विच इट परमिट्स इट्स ओन फील्ड। ये मीडियम क्या करता है? अपने खुद के फील्ड को परमिट करता है कि जाओ जाके फोर्स को डिस्ट्रॉय कर दो। इट परमिट्स इट्स ओन फील्ड टू इंटरफियर विद फोर्स बिटवीन चार्ज। क्या कर रहा है ये अपने फील्ड को परमिट कर रहा है कि जाओ भैया जाके इन चार्जेस के बीच के फोर्स को तोड़ फोड़ दो, राइट। तो ये तोड़ फोड़ के लिए परमिट कर रहा है। जैसे शाकाल ने हुक्म दिया जाओ जाके तबाही मचा दो, राइट, ठीक है। तो
विलेन का काम कर रहा है परमिटिविटी, और इसका बेसिक रोल ये है कि ये जो है चार्ज पार्टिकल्स के बीच में when they are kept in any medium, it is actually breaking over the force developing between them. It is actually breaking over the force developing between the charge particles. देखो भाई ऐसा है, सिंपल सी बात ये मान के चलो कि परमिटिविटी हम तीन मीडियम, मतलब तीन नाम सेम मीडियम के ले रहे हैं। ऑफ एक को हम नाम देते हैं फ्री स्पेस, एक हम नाम देते हैं वैक्यूम, और हालांकि गलत है, नहीं लेना चाहिए, बट एयर के लिए भी हम यही लेके चलते हैं। तीनों हम सिनोनिम्स मान के चलते हैं दैट जो फ्री स्पेस है, वैक्यूम है या एयर है, इनकी परमिटिविटी मिनिमम होती है, हैज मिनिमम परमिटिविटी। और इनमें क्योंकि मिनिमम परमिटिविटी है तो फोर्स बिटवीन चार्जेस इज मैक्सिमम। देयरफॉर चलो पूरा लिख देता हूं, आप कहोगे सर अधूरा छोड़ दिया। देयरफॉर फोर्स बिटवीन चार्जेस इज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा होता है इन फ्री स्पेस, वैक्यूम और राइट। फोर्स बिटवीन चार्जेस जो है इट इज मैक्सिमम इन फ्री स्पेस, वैक्यूम एंड एयर। तो रिलेटिव परमिटिविटी अब डिफाइन करने की बारी आ गई है। रिलेटिव परमिटिविटी, राइट, व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी? देखते हैं इसको। रिलेटिव परमिटिविटी के लिए हम ये कहते हैं भाई, जैसा हमने बोला कि फोर्स decreases with the increase in permittivity of any medium, ठीक है। फोर्स decreases with the increase in permittivity, राइट। अपन एक काम करते हैं, अपन ले लेते हैं ये दो चार्जेस Q1, ये प्लेस्ड है डिस्टेंस r पे, एक बार वैक्यूम में और एक बार किसी मीडियम। वैक्यूम में इनके बीच में फोर्स क्या होगा? F नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। जिस मीडियम में रखेंगे उसमें फोर्स क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, भाई एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन m क्यों रखा? बिकॉज नाउ these charges are placed in a particular medium, right? Now what we shall do? We shall find out the ratio f naught upon f. Let us find it out. When we are finding this ratio q1 q2, right, 4 pi gone, r square gone. What we are getting is 1 upon epsilon naught upon 1 upon epsilon naught. This gives us epsilon m upon epsilon. This ratio we are terming as a relative permittivity of medium, or also called as dielectric constant. Also called as dielectric constant. We represent it by K. So what shall be dielectric constant? Relative permittivity ER. We are also called, epsilon r. We are calling it epsilon r also. It will be the ratio of f naught by fm or epsilon m upon epsilon. Simple. Relative permittivity is actually the ratio of permittivity of medium versus permittivity of free space, or it is also the ratio of force between two charged particles placed in vacuum and placed in that medium at the same distance, right?
This will be the ratio. This ratio will be called as relative permittivity or dielectric constant. We denote it by two letters K और epsilon. ठीक है, चलिए रिलेटिव परमिटिविटी से रिलेटेड आसान न्यूमेरिकल्स में आपको नहीं कराऊंगा बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट आई होप. ठीक है, मैं आपको कराऊंगा एक थोड़ा अच्छा सा न्यूमेरिकल. राइट, अगेन इस न्यूमेरिकल की लैंग्वेज मैं नहीं लिखने वाला, वो आप अपने वर्ड्स में बना देंगे. मैं आपको न्यूमेरिकल डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रहा हूँ. क्या बोला न्यूमेरिकल ने? न्यूमेरिकल ने ये बोला भाई दो आइडेंटिकली चार्ज मेटालिक स्फीयर्स हैं, same mass, they are totally identical in every respect, and these spheres are hung by equal length strings at the common point, first in vacuum and then in a liquid. Charge remaining the same, mass remaining the same, density remaining the same. ठीक है, and the springs make an angle of 60 degree between them in both the conditions, that is in liquid. ठीक है, density of spheres मैं इसको एक बार सिग्मा ले लेता हूँ, is given to be 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. Density of liquid, I am taking it as rho, is given to be 0.5 gram per centimeter. What you have to do is you have to find epsilon r of medium or liquid. Right? अब देखो बड़ी सिंपल सी बात, क्या कंसेप्ट है? हमने ली वर्टिकल लाइन, वी टेक अप द वर्टिकल लाइन. पहले वैक्यूम का केस देखते हैं. ये आइडेंटिकल स्फीयर्स अगर इफ दे आर सस्पेंडेड, राइट, व्हाट विल हैपन इफ आई कंसीडर दिस स्फीयर ओनली? देयर विल बी वेट mg एक्टिंग डाउनवर्ड्स. एंड 11th में हमने पढ़ा था भाई स्प्रिंग में जब भी कुछ हैंग कर रहा है देयर विल बी अ टेंशन P. ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात समझो, यहाँ पे इस टेंशन का एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मैं इस हाफ एंगल को थीटा लेता हूं तो ये भी थीटा. टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट T cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T sin थीटा. This should be in this direction. Sorry, it should be T sin. ये फोर्स क्या लगेगा? This force will be electrostatic force of repulsion because these spheres are identically charged. That means यहाँ T sin theta बैलेंस करेगा electrostatic force, and this electrostatic force will be 1/4 pi epsilon q square upon r square. ठीक, सिंपल. अच्छा, what will be T cos theta? T cos theta is balancing the weight mg. tan theta मिल जाएगा, डिवाइड कर दो tan theta, क्या बनेगा? देखो भैया, tan theta बनेगा हमारा q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर mg. ठीक हो गया, ये tan थीटा की वैल्यू आ गई. एक बार रख दो इसको. अब आओ जरा लिक्विड वाले केस में. लिक्विड वाले केस में क्या होगा भैया? सेम फोर्स mg, वेट mg एक्टिंग डाउनवर्ड, टेंशन यहाँ t डैश मान लेते हैं, तो टेंशन का वर्टिकली अपवर्ड कंपोनेंट सेम t डैश sin थीटा. ठीक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से सॉरी t डैश cos थीटा. आई एम सॉरी, गलती हो गया, यहाँ t डैश sin थीटा, and this will be balanced by
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या हमने कोई फोर्स छोड़ दिया? क्या इस स्फीयर पे और भी कोई फोर्स लग रहा है? यहाँ वैक्यूम था, नो buoyancy force is acting, but this is liquid, so an upthrust will be acting, and this upthrust will be acting in the upward direction. That means in the case of liquid, T dash cos theta plus u will be mg, or T dash cos theta should be mg minus u. ठीक है, बस अब काम हो गया, सवाल हो गया, काम पूरा। We'll find the ratio. यहाँ पे T dash sin theta will be actually electrostatic force, that is 1/4 pi epsilon m q1 q2 upon r square। भाई अगर एंगल सेम है तो डिस्टेंस भी तो दोनों में सेम रहा। यहां से tan थीटा अगर मैं निकालता हूं, t डैश कैंसिल, विल हैव q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन m r स्क्वायर मल्टीप्लाई, ठीक है, बिकॉज थीटा इन बोथ द केसेस आर सेम, माइनस यू, माइनस यहाँ पे cos थीटा कंपोनेंट mg माइनस u था, cos थीटा mg माइनस u के इक्वल था, ठीक है। दैट मींस नाउ वी कैन इक्वेट द वैल्यूज, एंड वैल्यूज इक्वेट करते ही हमारे पास काफी कुछ कैंसिल हो जाएगा। चार्ज दोनों पे इक्वल था, q1 q2 की जगह वी कैन टेक सिंपली सिंपल। लेट मी डू ऑन दिस थिंग। मैं क्या कर रहा हूं, tan थीटा की दोनों वैल्यूज इक्वेट, tan थीटा की दोनों वैल्यूज मैंने इक्वेट की, मेरे पास बनता है q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg r स्क्वायर इज इक्वल्स q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन m r स्क्वायर mg माइनस, ठीक है। चलो देखो क्या क्या गया, क्या क्या गया, q स्क्वायर गया, 4 पाई गया, ठीक है, ये लोअर केस है, m से कैंसिल नहीं होगा। हमें क्या चाहिए, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रख लो पहले एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इन r स्क्वायर की व्हाट वी आर गेटिंग इज mg अपॉन mg माइनस, ठीक ठीक, दिस इज गोइंग टू बी रेशियो ऑफ mg वर्सेस mg माइनस u। अब देखो भैया सीधी सी बात है, mg और u की वैल्यू हमें चाहिए, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स क्योंकि सेम है, आइडेंटिकल है, वॉल्यूम लेते हैं v, मास की वैल्यू हमें मालूम है भैया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी किसकी, स्फीयर की, स्फीयर की क्या ली थी, सिग्मा, तो सिग्मा v will be the mass of the sphere, right। अब थ्रस्ट क्या होगा, अब थ्रस्ट जो होता है भैया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या, रो मल्टीप्लाइड विद वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इनटू जी। ध्यान है, भूल गए, density of liquid multiplied with the volume of the object immersed multiplied with acceleration due to gravity is the upthrust। बस ये वैल्यूज रखो, आ गया एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट विल बी सिग्मा v इनटू g, m की वैल्यू सिग्मा v या इनटू g था हमारे पास, यहाँ mg वही है सिग्मा v g माइनस, अब थ्रस्ट की जगह रो वी, और कौन कटा, वीजी कैंसिल करके लिख दो डायरेक्ट, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो
काफी सिंपल गणित है, लगा लो। सिग्मा क्या था 1.5, 1.5, रो की वैल्यू 0.5, कितना बनाएंगे 1.5। यूनिट क्या आएगी, कुछ भी नहीं, नो यूनिट। व्हाई नो यूनिट, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ द सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज। सिंपल, दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन, आसान है, राइट? मैंने कहा था मैं हलवा हलवा नहीं कराऊंगा, मैं थोड़ा अच्छा कराऊंगा, ठीक है? तो इजी क्वेश्चन तो आप कर लोगे खुद, मुझे मालूम। दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर देना, with the question I'll be solving it for you, right? So keep on studying, all the very best to you. यार बैठ